हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 17। इससे पहले ऑलरेडी 16 सेट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, रक्त एक किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शंस है तंत्रिका, ऑप्शन बी है मांसपेशी, तीसरा ऑप्शन है वाहिका, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और संयोजी ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक पहला होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, फिर दूसरा कंकाल ऊतक और तीसरा तरल ऊतक। तरल ऊतक को हम लोग संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन ऊतक भी कहते हैं, आप ये याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? ऑप्शंस है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन बी है कीटोन, ऑप्शन सी है एल्डिहाइड, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। ये कौन सा समूह में उपस्थित है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी में उपस्थित है, क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और फिर कीटोन का क्या होता है? इसका डबल बॉन्ड के साथ C और O, और एल्डिहाइड का CHO होता है। आप ये इतना याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? ऑप्शंस है एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, ऑप्शन बी है एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ऑप्शन सी है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और आप ये याद रख सकते हैं, इसका फॉर्मूला एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। आप इतना याद रख सकते हैं। और एल्केन में एक बंध होता है और एल्कीन में द्विबंध और एल्काइन में त्रिबंध होता है। आप इतना ही याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। ऑप्शन है विटामिन डी का, विटामिन बी का, विटामिन B12 का, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रामू कमजोर मांसपेशी तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है विटामिन B1 एवं विटामिन B12 का अभाव हो सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, इसे थायमिन कहते हैं। B1 को, और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। और रोग क्या होता है? बेरी-बेरी।
और विटामिन B12 को इसे कहते हैं साइनोकोबालामिन कहते हैं, और इसकी कमी से होता है पर्निशियम एनीमिया। आप ये इतना याद रख सकते हैं। ओके। और विटामिन डी की कमी से इससे होता है रिकेटस रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी। आप ये इतना याद रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? ऑप्शंस है ब्रायोफाइटा, फिर ऑप्शन बी है पितृदोफाइटा, ऑप्शन सी है थैलोफाइटा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, थैलोफाइटा। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की एक वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। और आप ये याद रख सकते हैं कि लाइकेन में कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। आप इतना ही याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? ऑप्शन है कंपन, ऑप्शन बी है हलचल, ऑप्शन सी है गति, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि कंपन द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कंपन। और आपको ये ध्यान में रखनी है, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है उसे हम लोग कंठ या स्वर यंत्र कहते हैं। ठीक है, आप ये इतना याद रख सकते हैं। और आप एक बात और ध्यान में रख सकते हैं कि स्वर यंत्र का मुख्य कार्य ध्वनि का उत्पादन करना है। स्वर यंत्र का मुख्य काम क्या है? ध्वनि का उत्पादन करना। आप ये इतना याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? ऑप्शन है नवजात, ऑप्शन बी है सितारा मछली, ऑप्शन सी है अंडे देने वाले, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंडे देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अंडे देने वाले। और पक्षी वर्ग अंडज होते हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि पक्षी वर्ग अंडज होते हैं और पक्षी वर्ग के प्राणियों नियत तापी जंतु होते हैं। आप इतना ही याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हृदय की मांसपेशियां कैसी होती है? ऑप्शन है बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक, तर्करूपी, अशाखित, बहुनाभिक और एकल नाभिक। ऑप्शन सी है तर्करूपी, अशाखित और एकल नाभिक। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हृदय की मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक। हृदय मोटा पेशी और रुधिर को शरीर से प्रवाहित करने वाला अंग है। और मनुष्य का हृदय एक मांसल शंक्वाकार अंग है। आप ये ध्यान में रख सकते हैं। और मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक होते हैं। आप इतना याद रख सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद और बाया निलय, ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 कोष्ठक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हवा के दबाव को आप
क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं घनीकरण, वायुमंडलीय दबाव, वाष्पीकरण, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वायुमंडलीय दबाव। आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या? एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्र। ये दाब का फॉर्मूला होता है। और किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। आप इतना ही याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? ऑप्शंस हैं बंदर, जीवाणु, पिग्मी चिंपांजी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना पिग्मी चिंपांजी के अनुरूप है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पिग्मी चिंपांजी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ऑप्शंस है ग्रेफाइट, फुलेरिन, डायमंड, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ग्रेफाइट, फुलेरिन और डायमंड ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्बन के 4 क्रिस्टलीय अपरूप पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला तो हीरा होता है, फिर ग्रेफाइट और फुलेरिन और एक होता है ग्रिफिन। ये कार्बन के मुख्य रूप से 4 क्रिस्टलीय अपरूप हैं। और फुलेरिन की खोज, इसकी खोज R.L. कर्ल, सर W. कोक्रोटा तथा रिचर्ड ई स्मॉले ने की थी। ये तीनों फुलेरिन की खोज किए थे। और ये C60 फुलेरिन का जो नाम है, इसको जो सूत्र होता है वो C60 भी बोलते हैं। ये सॉकर बॉल के समान इसकी संरचना होती है। आप इतना ही याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी एक सतही परिघटना है? ऑप्शंस है उछलना, गलन, वाष्पीकरण, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वाष्पीकरण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शंस हैं विद्युतीय, ऑप्शन बी है विद्युत रासायनिक, ऑप्शन सी है भौतिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तंत्रिका आवेग की प्रवृत्ति विद्युतीय रासायनिक होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत रासायनिक। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, उसे हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और वो तंत्रिका तंत्र या तो कहलाता है, आप ये याद रख सकते हैं। और तंत्रिका तंत्र संवेदी अंग, तंत्रिकाओं और मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। ये किस किस से बना होता है? तो संवेदी अंगों से,
संवेदी अंगों से, फिर तंत्रिकाओं से, और मस्तिष्क, फिर मेरुरज्जु, और एवं तंत्रिका कोशिकाओं का ये बना होता है। आप ये इतना याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? ऑप्शंस हैं सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राकृतिक गैस। अनवीकरणीय संसाधन मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं तथा पुनः निर्माण होने में हजारों वर्ष की अवधि लेते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस बोल सकते हैं, प्राकृतिक गैस। और नवीकरणीय संसाधन के कौन कौन से संसाधन हैं वो आप कमेंट में हमें बताएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाले स्तनपायी है? ऑप्शन है खरगोश, प्लेटिपस, एकाडिना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लेटिपस और एकाडिना ये दोनों ही अंडे देने वाले स्तनपायी हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और ये दोनों प्रोटोथीरिया हैं। ये दोनों क्या हैं? प्रोटोथीरिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? ऑप्शंस है एक सारस, एक चमगादड़, एक चील, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक चमगादड़ है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक चमगादड़। और सारस एक साइबेरियन पक्षी है ये, जो कि ये भारत के घना पक्षी विहार से प्रवास करने आते रहते हैं। और चील पक्षी को शिकारी पक्षी भी कहते हैं, इसे शिकारी पक्षी भी कहते हैं। और चमगादड़ एक स्तनधारी है, स्तनधारी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने के क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सुपोषण, अपघटन, अपचयन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को सुपोषण कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सुपोषण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? ऑप्शंस है ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कांच अक्रिस्टलीय है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों का एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं।
जैसे कि एग्ज़ाम्पल में हम बोले तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फिर FeAu और Cu, ये सभी क्या हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर किससे निर्मित होते हैं? ऑप्शंस है फाइब्रिन से, ऑप्शन बी है इलास्टिन से, ऑप्शन सी है केराटिन से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर केराटिन नामक प्रोटीन से निर्मित होते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, केराटिन से। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि फिब्रिन नामक प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने से में सहायक होता है। कौन? मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिब्रिन प्रोटीन ये क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। और फिर दाल में प्रोलैमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? तो ये दाल में पाया जाता है। और फिर ग्लूटैलिन ये चावल तथा गेहूं में पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आज का लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शंस है वेस्ट नाइल, ऑप्शन बी है वेरिसिला, ऑप्शन सी है हर्पस सिम्प्लेक्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चेचक वेरिसेला वायरस के कारण होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू।